हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस प्रकार से जो आपका एयर ड्रम होता है वो कार्य करता है, किस तरीके से कान के माध्यम से ध्वनि आपके ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद हमने ये भी जाना था कि जो आपका एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, वो क्या होता है। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति क्या होती है, कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। पिच और लाउडनेस के कॉन्सेप्ट को यानी तीक्ष्णता और प्रबलता के कॉन्सेप्ट को भी हमने जाना था। आज हम बात करेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स की, यानी श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनि। तो जब भी हम श्रव्य और अश्रव्य ध्वनियों की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम उन ध्वनियों की बात करते हैं जो ह्यूमन ईयर यानी मानव जो कान है वो उसे सुनाई देते हैं और जो नहीं सुनाई देते। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि 20 हर्ट्ज से, ठीक है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज की कम आवृत्ति की जो ध्वनियां होती है, उसको मानव का जो कान है वो सुन नहीं पाता, वो अश्रव्य होती है। तो ऐसी ध्वनियों को हम अश्रव्य कहते हैं, यानी इनऑडिबल साउंड। ठीक है, तो 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनियां होती है, उनको क्या करता है मानव कान जो है सुन सक पाता है, और ऐसी ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 20 जो हर्ट्ज है, 20 हर्ट्ज से कम वाली जो ध्वनियां हैं वो मानव कान नहीं सुन सकता। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनियां हैं वो भी मानव कान नहीं सुन सकता। तो ये सब क्या हो गई, इनऑडिबल साउंड। वहीं हम 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं, इन्हीं को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। The fact is that sound of frequencies less than about 20 vibration per second, 20 hertz cannot be detected by the human ear. क्या कहा गया है, कहा ये गया है कि 20 वाइब्रेशन प्रति सेकंड, 20 कंपन प्रति सेकंड से कम की जो ध्वनियां होती हैं उसे जो मानव कान होता है वो सुन नहीं पाता। Such sounds are called inaudible. ऐसी साउंड या ध्वनियों को हम इनऑडिबल कहते हैं, अश्रव्य कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को मानव कान द्वारा संसूचित नहीं किया जा सकती, ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब वो ध्वनियां जो 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है उसे भी मानव कान नहीं सुन पाता, तो ये भी आपकी अश्रव्य ध्वनियों में ही आता है। On the higher side, sound of frequencies higher than 20,000 vibration per second यानी 20 kilohertz are also not audible to the human ear. इसी तरीके से ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो कि 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है, ऐसी ध्वनियों को भी मानव कान संसूचित या सुन नहीं सकता। लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती। ठीक है, दस फॉर ह्यूमन ईयर, यानी अगर हम बात करें मानव कान की, तो मानव कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को ही सुन पाता है, जिसे हम ऑडिबल रेंज कहते हैं। ठीक है, श्राव्य ध्वनि कहते हैं। Thus, for human ear, the range of audible frequency is roughly from 20 to 20,000 hertz. अतः मानव कान के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास यानी रेंज 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड का कॉन्सेप्ट है, आप इसे नोट करेंगे।
अब जैसे कि हमने बात करी, कुछ ध्वनियां श्राव्य होती है, ऑडिबल होती है, कुछ इनऑडिबल होती है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ एनिमल्स या कुछ पशुओं की बात करें तो वो इनऑडिबल साउंड को भी सुन पाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि आपकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो ध्वनियां हैं उन्हें सुन पाते हैं। तो जैसे कि जो आपके डॉग्स होते हैं ये इस प्रकार की ध्वनि को सुन पाते हैं। तो इनका फिर उसी तरीके से यहाँ पे यूज उनका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड में भी जो है 20,000 जो आपकी हर्ट्ज है या 20 किलो हर्ट्ज की जो ध्वनियां हैं उससे ऊपर की जो ध्वनि होती है उसका यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जो आपकी 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि है उससे ऊपर की ध्वनि का उपयोग जो है जानवर करते हैं, जो आपके पशु हैं वो करते हैं। अल्ट्रासाउंड में या मेडिकल जो पर्पस है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। Some animals can hear sound of frequencies higher than 20,000 Hz. यानी कुछ जानवर या कुछ पशु ऐसे होते हैं जो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुन पाते हैं। Dogs have this ability, यानी जो आपके डॉग्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है। The police use high frequency whistle which dogs can hear but human can. अब क्या होता है, जो पुलिस होते हैं, पुलिस क्या करती है, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियों को ही सुनती है, जबकि जो ह्यूमन है, जो मानव है, वो उसको नहीं सुन पाता। The ultrasound equipment familiar to us for investigating and tracking many medical problems. क्या कहा गया है कि जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होता है, ठीक है, इसका उपयोग हम बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम को ट्रैक करने के लिए करते हैं। वर्क्स एट फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज, और ये क्या होता है, ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उन ध्वनियों का यहाँ उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका नॉइस एंड म्यूजिक, यानी शोर तथा संगीत। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ध्वनि शोर और संगीत में बदलती है। अगर हम शोर की बात करें, शोर यानी नॉइस, नॉइस बेसिकली क्या होती है, एक ऐसी ध्वनि जो अप्रिय होती है, यानी जिसे हम जो है जो हमें अच्छी नहीं लगती, जो हमारे कानों को अच्छा महसूस नहीं कराती, तो ऐसी ध्वनि को हम शोर कहते हैं। वहीं अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत कैसी ध्वनि होती है, जो आपके कानों को प्रिय होती है, जैसे जो कि आपके वाद्य यंत्र हो गए, उनके माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है वो आपकी म्यूजिक कहलाती है। अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइस, यानी अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप मार्केट में होते हो, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, कहीं से आपको गाड़ियों की आवाज आ रही होती है, कहीं से किसी चीज की आवाज आ रही होती है, तो क्या होता है, आपको वो अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या कहते हैं ऐसी ध्वनियों को कि यहाँ पे शोर हो रहा है, यहाँ पे नॉइस हो रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो लाउड स्पीकर होते हैं उनसे आने वाली ध्वनियां भी हमें अच्छी नहीं लगती, वो हमारे लिए प्लीजेंट नहीं होती हैं, तो ये भी आपका शोर का एक उदाहरण। म्यूजिक की बात की जाए तो आपके अलग अलग वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे ढोलक हो गया, बांसुरी हो गया, शहनाई होगी, गिटार हो गया, सितार हो गया। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, इन सारी जो है वाद्य यंत्रों के माध्यम से
एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न की जाती है जो हमारे कानों को अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसी प्रकार की जो ध्वनियां होती है उसी को हम म्यूजिक कहते हैं। म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज प्लीजिंग टू द ईयर, यानी सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। ठीक है, तो ये आपका इन दोनों में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की, यानी ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? जब भी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे वातावरण में कुछ अनप्लीजेंट साउंड होती है, ठीक है, यानी ऐसी साउंड या शोर जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, इसी को हम क्या कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन कहते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन कब होता है? जब अत्यधिक ध्वनि होती है क्योंकि हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती। प्रेजेंस ऑफ excessive or unwanted sound in the environment is called noise pollution. नॉइज पोल्यूशन वातावरण में अत्यधिक अथवा अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन की, यानी जो ध्वनि प्रदूषण है इसके कारण क्या क्या नुकसान होते हैं। ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए तो ध्वनि प्रदूषण के कारण उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन, अनिद्रा यानी लैक ऑफ स्लीप, जब आपको नींद नहीं आती, बेचैनी, एंजाइटी, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। अगर आप बहुत टाइम तक नॉइज पोल्यूशन के कांटेक्ट में रहें तो आपको सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, या आपके जो हियरिंग इम्पेयरमेंट आपको हो जाए। ठीक है, लैक ऑफ स्लीप, hypertension, high blood pressure, anxiety, and many more health disorders may be caused by noise pollution. अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो अनिद्रा है, तनाव है, उच्च रक्तचाप है, ये सारी चीजें आपकी ध्वनि प्रदूषण से होती है। A person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. क्या कहा गया है? जब कोई व्यक्ति को लगातार जो है लाउड या प्रबल साउंड उसकी एक्सपोज होता है तो उसकी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो जाती है। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे। मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, यानी हम नॉइज पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण के बहुत सारे नुकसान हैं, हमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज इससे हो सकते हैं, तो इसे कम करना बेहद जरूरी है। तो इसे हम किस तरीके से कम कर सकते हैं? ऐसे जो है आपके जो साइलेंसिंग डिवाइसेस है उनका हमें यूज करना चाहिए, जिससे आपके जो व्हीकल है, आपके जितने भी जो आपके वाहन है, आपके घरों के जो अप्लायंस है, उनमें इनका यूज करना चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो। इसी प्रकार से जो आपके रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं,
उनको जो है नॉइसी प्लेस या जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं या जो आपके मेन रोड होते हैं उनसे जो है दूर होना चाहिए। यानी आपका जो घर है वो नॉइसी प्लेस, जैसे आपका मार्केट एरिया हो गया, जो आपकी फैक्ट्रीज हो गए, उनसे आपको दूर बनाने चाहिए। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इंडस्ट्रियल मशीन एंड होम अप्लायंसेस। इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में जो है आपको साइलेंसिंग डिवाइस या रक्षात्मक युक्तियां लगानी चाहिए। All noisy operations must be conducted away from any residential area। यानी जितने भी आपकी नॉइसी ऑपरेशन है, जितने भी आपके ऐसे कार्य हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है, उनको रेजिडेंशियल यानी आवासीय क्षेत्रों से दूर लगाने चाहिए। ठीक है। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम सच एरियाज। यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। क्या कहा गया है कि जो आपके इंडस्ट्रीज हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है, उन्हें घरों से दूर जो है लगाना चाहिए या आवासीय क्षेत्रों को उनसे दूर रखना चाहिए। यूज ऑटोमोबाइल हॉर्न, यूज ऑटोमोबाइल हॉर्न, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। यानी जो वाहन है, वाहन के जो हॉर्न है उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टीवी और जो म्यूजिक है उसे आपको कम आवाज में चलाना चाहिए। टीवी एंड म्यूजिक शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। टेलीविजन तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। Trees must be planted along the roads and around the buildings to cut down the sound reaching the residents। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि घरों के आसपास पेड़ों को लगाना चाहिए ताकि पेड़ क्या करें, ध्वनि को कम करने में मदद कर पाए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे ध्वनि आवाज तक ना पहुंच पाए। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इसे आप नोट करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है, चूज द करेक्ट आंसर, यानी सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ पे आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू, यानी ध्वनि जो है संचरित हो सकती है। पहला ऑप्शन है गैस से, दूसरा है केवल ठोसों से, तीसरा है केवल द्रवों से, और डी है यानी खा है ठोसों, द्रवों तथा गैसों से। तो जो साउंड होती है वो ट्रैवल करती है, ठीक है, कहा किससे ट्रैवल करती है, वो तीनों से, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से ट्रैवल करती है, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में संचरित होती है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठोसों, द्रवों तथा गैसों।
ठीक है, नोट करिए। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है साउंड, इसे कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हमने इसके बेस में एक क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू और हैव अ नाइस डे।